तो कल हम लोग का पहला मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया था। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और कोशिश मैंने ये करी थी कि आप लोगों को फील मिल सके कि भाई पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एक बात, जो ये पूरा पेपर मैंने खुद डिज़ाइन करा था और कुछ क्वेश्चन भी डिज़ाइन करे थे, जैसे स्टार्टिंग के क्वेश्चंस। और स्टार्टिंग मतलब सिंक्रोनस मशीन क्वेश्चन मैंने खुद डिज़ाइन करे थे, और मैंने वो सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करे कि जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं या काफ़ी बार पूछे गए हैं और मतलब थोड़े से अनकन्वेंशनल हैं। ऐसा नहीं हो कि सब लोगों को वो आते हों, क्योंकि जब भी मैं टेस्ट लेता हूँ तो मैं एकदम अपोजिट टीम में खेलूंगा। मैं उस समय बॉलर हूँ और आप बैट्समैन हो। मेरा काम है आपको आउट करना, ठीक है, कि आप पूरा टारगेट चेज ना कर पाओ, 40 आउट ऑफ 40 स्कोर ना कर पाओ। मेरी तो कोशिश रहेगी कि आप 20 के नीचे ही स्कोर करो, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेस्ट जो हमने डिज़ाइन करा था, आज हम उसका वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट दो तीन चीज़ों के लिए सही है। जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि आप जब भी तैयारी करो तो चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं हमेशा कहता हूँ आपको ये याद रखना चाहिए। सबसे पहले आपको लर्न करना है, पहला स्टेप, ठीक है, लर्न। देन नेक्स्ट स्टेप आपका है लर्न करने के बाद फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हम करेंगे रिहर्सल, ठीक है, रिहर्स करेंगे, ठीक है। देन रिहर्सल करने के बाद सबसे पहले सीखा, देन प्रैक्टिस करी, देन उसके बाद कंपीट करेंगे। कंपीट के अंदर हम लोग एग्ज़ाम देंगे और जो भी मॉक टेस्ट है वो देंगे। देन उसके बाद हम लोग इसको रिव्यू करेंगे, ठीक है। ये जाके साइकिल कंप्लीट होती है। तो ये साइकिल आपको एज अ स्टूडेंट, आपको एज अ रिसर्चर, ये हमेशा आपको एज अ प्लेयर हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये वाला। मैं एक बुक पढ़ रहा था, पीक, बुक का नाम था पीक, ठीक है। तो उसके अंदर ये जो बुक थी ये बेसिकली डेलिबरेट प्रैक्टिस के ऊपर थी। यानी कि अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं और उसको रिपीटेडली करते रहें तो हम कहीं नहीं पहुंचते, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन जब हम लोग किसी काम को कर रहे हैं और उसका प्रॉपर रिव्यू करते हैं हर आउटकम का, कि भाई ऐसा क्यों रहा, मेरे 40 में से 40 नंबर क्यों नहीं आए, मेरे 30 ही नंबर क्यों आए, मेरे 20 नंबर क्यों आए, जब हम इसका रिव्यू करते हैं, देन चांसेस जो होते हैं कि आप नेक्स्ट जब एग्ज़ाम दोगे, नेक्स्ट कंपटीशन दोगे, तो उसमें एक्सेल करोगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए रिव्यू जो है वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ये जो सीरीज़ है ये मैंने इस तरीके से डिज़ाइन करी है कि आपने जो भी मेरे लेक्चर से जो भी सीखा है, आप उसको सीखें लेक्चर से। देन उसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर लगाएं, रिहर्स करें। देन उसके बाद compete करने ज़रूर आएँ। अगर आप compete नहीं करोगे और आप एग्ज़ाम की तैयारी करोगे डायरेक्ट, तो याद रखना बहुत कम चांसेस हैं आपके एग्ज़ाम क्लियर होने के, क्योंकि अगर compete नहीं करोगे तो रिव्यू वाला हम नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब हम लोग एक अपनी दुनिया में रहेंगे कि हाँ मैं सब सीख रहा हूँ। अगर हमने टेस्ट नहीं दिया तो पता कैसे चलेगा कि कितना सीखा है। तो इसीलिए compete करना ज़रूरी है। देन compete करने के बाद अब जितने लोगों ने कल पेपर दिया, लगभग 43-44 लोगों ने कल एग्ज़ाम दिया है, और उसमें से जो जिन लोगों ने भी रिव्यू करा होगा, ठीक है, उन्हें समझ में आएगा। तो रिव्यू का ही एक पार्ट है आज इसका, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कि हम लोग यहाँ पर एक कि जो कल पेपर हुआ है उस पूरे पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ देखेंगे कि कौन सी गलतियां कहाँ किसने करी। आप लोग अपने आप देखना कि हम, मेरी सोच मतलब पेपर की जो सॉल्व करने की सोच थी और आपकी जो पेपर में सोच थी उसमें कहाँ दिक्कत है, ठीक है। तो ये पूरा आप ही लोगों के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ओके, सबसे पहला क्या है, अच्छा एक चीज़ और समझ लो स्टार्ट करने से पहले। आज आपको रिव्यू कर लेना है इस वीडियो सॉल्यूशन को देख के, और तुम जहां स्टैंड करते हो उसको देख के। देन इससे क्या होगा, जब नेक्स्ट वीक मैं फिर से पेपर लूंगा, हर वीक पेपर लूंगा, तो नेक्स्ट वीक जब आप मॉक का पेपर दो तो कोशिश करना कि पुरानी गलतियां रिपीट ना हो। देन इसी तरीके का जब आप करते जाओगे तो एक समय आएगा कि आप बहुत अच्छे से अपने काम में एक्सपर्ट हो जाओगे, जो भी सीखा होगा। एंड देन जो एग्जाम निकलने के चांसेस होंगे वो बढ़ते चले जाएंगे आपके, ठीक है। तो इसीलिए इसी के हिसाब से ये जो आज रिव्यू करो, जो गलतियां आपने की हैं वो नेक्स्ट जब आप पेपर दो मॉक टेस्ट नेक्स्ट वीक, तब तक उस हफ्ते के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें गैदर करो, प्रैक्टिस करो, और कोशिश करो कि पुरानी गलतियां रिपीट ना हो। इसी को डेलिबरेट प्रैक्टिस का नाम दिया गया था, वो जो बुक मैंने बताई, ठीक है। और इसी से बड़े बड़े चैंपियन निकलते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं इसी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव के साथ। तो सबसे पहले क्वेश्चन था कि वेरिएबल लोड कांस्टेंट एक्साइटेशन जो सिंक्रोनस मशीन होती है, ठीक है, उसके अंदर जनरेटेड वोल्टेज और लोड एंगल का क्या रिलेशन है। तो ये मैंने जो ऑपरेटिंग लोड एंगल था और जिसको हम लोगों ने पावर एंगल कर्व, उस वाले लेक्चर से मैंने ये क्वेश्चन डिज़ाइन करा था। तो बेसिकली अगर हम बात करें, अगर हमारा लोड चेंज हो रहा है, वेरिएबल लोड है लेकिन एक्साइटेशन कांस्टेंट है, तो एक्साइटेशन कांस्टेंट का मतलब जो ई है उसका वेक्टर की जो लेंथ है वो फिक्स हो गई। अब ऐसे में अगर लोड चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, लोड एंगल चेंज होगा। तो लोड एंगल अगर हम चेंज करेंगे, तो लोड एंगल अगर आप केवल लोड एंगल चेंज करोगे, तो आपको मैंने याद है बताया था कि जो ट्रेजेक्ट्री होगी, जो लोकस होगा वो क्या होगा, लोकस होगा आपका सर्किल, ठीक है, सर्किल होगा।
नाउ ऐसे में क्या होगा, अगर एक्साइटेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब जनरेटेड वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, तो जनरेटेड वोल्टेज कांस्टेंट और लोड एंगल चेंज होगा। समझ में आ रही, लोड एंगल चेंज होगा। तो आई समझ में आ गई। तो D1 इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर डी था। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन में अगर हम लोग इग्नोर नहीं करते हैं, डोंट इग्नोर सिंक्रोनस रेजिस्टेंस। तो आपको पता है कि सिंक्रोनस मशीन के अंदर Z होता है जो कि एक्सेस सिंक्रोनस रिएक्टेंस प्लस सिंक्रोनस रेजिस्टेंस होता है JXS, ठीक है, RS। तो जनरली इसकी वैल्यू बहुत बहुत छोटी होती है, RS की वैल्यू बहुत छोटी होती है कंपेयर टू एक्सेस, तो हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। अगर इग्नोर कर दोगे तो जो सिलिंड्रिकल रोटर होता था उसके अंदर पावर की जो पीक वैल्यू है वो मिलेगी तुम्हें डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री पर, है ना। और अगर सेलिएंट पोल है तो सेलिएंट पोल के अंदर बिकॉज आपका एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर कह लो प्लस आपका रिलक्टेंस टॉर्क होता है, तो इसीलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि 75 डिग्री के अप्रॉक्स हमें पीक वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया सिलिंड्रिकल रोटर, अगर हमने रेजिस्टेंस को जीरो कर दिया, इग्नोर कर दिया है। ये हो गया सेलिएंट पोल, अगर हमने रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया है। एंड ये हो गया अगर सेलिएंट पोल है विदाउट एक्साइटेशन यानी अगर एक्साइटेशन फेल हो गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो केवल रिलक्टेंस टॉर्क होगा और उसकी पीक वैल्यू होती 45 डिग्री पर। तो ये होगा विदाउट एक्साइटेशन। समझ में आ रही बात ये। और यहाँ पर हमें मिलेगा अगेन रेजिस्टेंस इग्नोर। लेकिन अगर रेजिस्टेंस इंक्लूड कर लिया है तो सिंपल सी इक्वेशन है जो कि यूनिवर्सल इक्वेशन है, यूनिवर्सल है ये कि लोड एंगल इज इक्वल टू इंटरनल एंगल। ये इंटरनल एंगल जो है इसी को इम्पिडेंस एंगल भी कहते हैं। आई होप आपको याद आ गया होगा, आप लोगों ने करा होगा। और इम्पिडेंस एंगल जो होता है इसकी वैल्यू जो होती है थीटा होती है, ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो अगर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दोगे तो केवल रिलक्टेंस बचा। अब रिलक्टेंस बचा, सॉरी रिएक्टेंस बचा, यार रिलक्टेंस बोल रहा हूँ मैं बार बार, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, आप लोग ध्यान देना। मुझे रिलक्टेंस और रिएक्टेंस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। रिएक्टेंस होता है एक्सेस और रिलक्टेंस होता है ऐसी, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो कभी कभी बोलते समय मेरे से फंबल हो जाता है यार, लेकिन बड़े बड़े चैनल बड़े बड़े लेक्चरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, उसको इग्नोर कर देना या करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो आयु समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इट विल डिपेंड ऑन द रिएक्टेंस। तो केवल अगर क्योंकि एक्सेस बचेगा रिएक्टेंस बचेगा, ठीक है, तो क्योंकि केवल रिएक्टेंस रह गया तो रिएक्टेंस पे जो इंपिडेंस एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो याद रखो यूनिवर्सली या जनरलाइज्ड इक्वेशन होती है लोड एंगल ऑलवेज इक्वल टू द इंटरनल एंगल। अब ये समझ में आ गया होगा। नाउ आगे चलते हैं यहाँ पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था, इसका करेक्ट ऑप्शन था सी वाला, अगर हम लोग रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं करेंगे तो। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि अगर निगेटिव लोड एंगल है, विद निगेटिव लोड एंगल तो सिंक्रोनस जनरेटर कैसे ऑपरेट करेगा। तो भाई लोड एंगल अगर निगेटिव हो गया इसका मतलब सिंक्रोनस जनरेटर कैसे ऑपरेट करेगा, एज अ मोटर ऑपरेट करेगा। और मोटर करेगा तो पावर क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो एज अ मोटर एंड पावर क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो करेक्ट आंसर जो था वो बी वाला था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल, बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन था कि भैया कैपेसिटेंस बताना था ए बी के बीच में। तो आपको पता है कैपेसिटेंस उल्टा काम करता है, यानी कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं R1 R2 तो इनका नेट कितना निकल के आता है R1 प्लस R2। और अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं तो इनका जो नेट आउटपुट निकल के आता है वो 1/R1 प्लस 1/R2 आता है, ठीक है। ये होता है जनरली जब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, या इंडक्टेंस में भी ऐसे ही कुछ होता है। लेकिन अगर कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो कैपेसिटेंस के अंदर ये सब चीज़ें उल्टी होती हैं। कैपेसिटेंस में अगर यहाँ पर कैपेसिटेंस सीरीज में है तो इनका जो होगा वो 1/C1 प्लस 1/C2 होगा। और अगर कैपेसिटेंस पैरेलल में है, ठीक है, C1 C2, तो इनका जो आउटपुट होगा वो C1 प्लस C2 होगा। तो देखो यहाँ पर ही कैपेसिटेंस सीरीज में है, यानी कि 1/C प्लस 1/C कितना हुआ यहाँ पर C/2। और ये क्या है C/2 और C/2 ये पैरेलल में थे, तो नेट कितना आया C/2 प्लस C/2, क्योंकि पैरेलल में थे तो एडअप होंगे। सो दिस विल इक्वल टू द C। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, C1 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रही बात ही, आई होप क्लियर हो रहा होगा। नाउ ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें बताया गया, पूछा गया था कि ये सिंबल किस चीज़ का है। तो देखो जब भी इस तरीके का सिंबल होगा इसका मतलब दिस विल शोज द करंट सोर्स, ये करंट सोर्स को दिखा रहा है, ठीक है। बट ये क्या एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है। अब डिपेंडेंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें जो करंट की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, आई की जो वैल्यू है वो इक्वल टू जी इंटू वी नॉट, आई थिंक समथिंग लिखा हुआ है, यानी कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वोल्टेज पे। तो करंट क्या है, इज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड, वोल्टेज ही तो कंट्रोल करेगा। वोल्टेज की वैल्यू 4 होगी तो करंट की वैल्यू भी उसी प्रोपोर्शन बढ़ेगी, वोल्टेज की वैल्यू 6 होगी तो करंट की वैल्यू भी चेंज होगी। तो यानी कि ये क्या है, इट इज अ करंट सोर्स। तो मतलब एक तो हो गया करंट सोर्स और दूसरा क्या है वोल्टेज डिपेंडेंट, वोल्टेज कंट्रोल्ड, यानी कि तो B1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रही बात ये। अगर यहाँ पे क्वेश्चन जो है क्योंकि ये वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है इसीलिए वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है, तो यहाँ पर B1 इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट पूछा गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे x1 और x2 के बीच में रेजिस्टेंस पूछा गया था, तो भाई सीधी सी बात है, ये हमने शॉर्ट कर रखा है, शॉर्ट करा है तो 10 ओम का रेजिस्टेंस इक्वल टू कोई मतलब नहीं रह जाएगा, सारा का सारा करंट इस तरीके से निकलेगा, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो C1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था कि राइज, अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा ना। ये अगेन मटेरियल का क्वेश्चन था, मैंने मटेरियल में आपको पढ़ाया था कि जैसे ही तुम टेम्परेचर को बढ़ाते हो, टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होता है कि जो इंसुलेशन होता है, इंसुलेटर, वो इंसुलेशन जो होगा उसका वो वीक हो जाएगा, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगी, वीक हो जाएगी, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। तो C1 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रही बात है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया कि प्रॉपर्टी या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल। नाउ यार ये क्वेश्चन में मैंने देखा बहुत, ये स्टार मार्क कर रखा है, ये स्टार ये दिखा रहा है कि इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा मतलब 90% लोगों ने ये क्वेश्चन गलत करा था, या तो गलत करा था या उनने स्किप कर दिया। तो जितने भी लोगों ने, लगभग 43 अप्रॉक्स थे, तो 43 में से लगभग मान के चलें 3 से 4 लोगों ने ही केवल इसको अटेम्प्ट करा, और वो जो अटेम्प्ट करा उसमें भी 1-2 लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। तो मुझे उम्मीद नहीं थी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फेरो इलेक्ट्रिक क्या होता है, तो जैसे जैसे मैग्नेटिज्म के अंदर फेरो मैग्नेटिक होते हैं, फेरो मैग्नेटिक, वैसे ही इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं, डाइलेक्ट्रिक के अंदर फेरो इलेक्ट्रिक होते हैं, फेरो इलेक्ट्रिक। समझ में आ रही बात ही है। तो जो फेरो मैग्नेटिक मेटेरियल होते हैं, एग्जांपल के तौर पे जैसे CRG हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, जिसके अंदर डोमेन्स होती हैं, तो इनके अंदर क्या होती हैं, डोमेन्स एग्जिस्ट करती हैं, मैग्नेटिक डोमेन्स। फेरो इलेक्ट्रिक का एग्जांपल हो गया, इससे इस्तेमाल करके हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल बनाते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक याद आ रहा है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो पीजो इलेक्ट्रिक के अंदर जो मटेरियल होता है वो फेरो इलेक्ट्रिक होता है। बहुत हद तक सिमिलैरिटी होती है, इसीलिए नाम सेम दिया है। जैसे अगर फेरो मैग्नेटिक दोगे, तो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में अगर हमने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करी है एक्सटर्नल, कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि H=0 है, तब भी इनके अंदर एक मैग्नेटिज्म मौजूद होता है, एक मैग्नेटिक पोलैरिटी मौजूद होती है, और इसी को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। मतलब कि नेचुरली इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन जो डोमेन्स होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल के, फेरोमैग्नेटिक के, उनके अंदर एक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के प्रति पोलराइजेशन एग्जिस्ट करता है। अब क्योंकि ये मैग्नेटिक है तो इसके अंदर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन होता है, क्योंकि ये मैग्नेटिक है तो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन होगा। तो अगर यहाँ पे फेरो मैग्नेटिक ऑप्शन आता तो हम लिखते स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। अब क्योंकि फेरो इलेक्ट्रिक पूछा गया, तो फेरो इलेक्ट्रिक में भी इसी तरीके के डोमेन्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइनमेंट होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेशन होता है इलेक्ट्रिक डायपोल्स का। इलेक्ट्रिक डायपोल्स, समझ में आ रही बात है, इलेक्ट्रिक डायपोल्स का। तो डोमेन्स कह लो, या मान लेते हैं हम लोग डायपोल्स एग्जिस्ट करते हैं, इसको ऐसे समझ लो, अगर आपको ऐसे समझना है तो डायपोल्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फेरोमैग्नेटिक के अंदर आपके मैग्नेटिक डायपोल होते हैं, मैग्नेटिक डायपोल्स एग्जिस्ट करते हैं, वैसे ही फेरो इलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल्स एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल्स। तो इसके अंदर समझ में आ रही बात है, इलेक्ट्रिक डायपोल होते हैं, जैसे फेरोमैग्नेटिक में मैग्नेटिक हो गए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक। तो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल होते हैं, ये इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद रहते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक जब होते हैं, फेरो इलेक्ट्रिक मेटल की बात हो रही, तो आंसर होगा स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन। तो C1 इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप समझ में आ गया होगा भाई, तैयार कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, अगेन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बढ़िया क्वेश्चन था, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब हीट को कंडक्ट करने की जो कैपेबिलिटी है वो सबसे अच्छी किस में होगी, सबसे इजीली हीट कंडक्ट किस में हो पाएगी। इसको भी मोर देन 90% लोगों ने गलत करा था या नहीं करा था, इसीलिए मैंने स्टार मार्क करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका सॉलिड आइस। समझ में आ रही, तो C1 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब उसके पीछे रीजन क्या है, आप एक बात समझ के देखो, जब हम बात करते हैं सॉलिड की, तो सॉलिड के अंदर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, एक एरे की तरह एटम्स अरेंज होते हैं, तो मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड। वहीं पर अगर लिक्विड की बात कर लें, तो लिक्विड के अंदर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज नहीं होगा, बिखरा हुआ होगा। वैसे ही वाटर के अंदर कह लो, वाटर का भी यही हाल है, या फिर मेल्टिंग आइस कह लो, मेल्टिंग आइस में भी स्ट्रक्चर इसी तरीके से बिखरा हुआ होगा। और स्टीम तो एयर हो गई, तो इसके अंदर तो कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। तो सबसे अच्छे से जो हीट ट्रांसफर की जा सकती है वो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में की जा सकती है, इसीलिए सॉलिड के अंदर सबसे जल्दी हीट आपकी ट्रांसमिट होती है। समझ में आ रही बात है। तो अगर आप किसी लोहे की रॉड को गर्म करोगे, बहुत तेजी से हीट एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचेगी। वहीं पर अगर पानी में करोगे या लिक्विड में, किसी लिक्विड गर्म करोगे थोड़ा सा टाइम, और एयर को करोगे तो और टाइम लगेगा। तो सॉलिड आइस जो है इन चारों में वो सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी कैरी करती। बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको लिया, और मेरा लेना बहुत सही रहा।
मैंने क्या कहा, मैं खुद डिजाइन कर रहा हूँ और ऐसे क्वेश्चन रखूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि अगर आप बाउंसर सोच रहे हो तो मैं यॉर्कर मारूं, यॉर्कर सोच रहे हो तो बाउंसर मारूं, कि आपका विकेट मेरे को लेना है। और इस बॉल को मैंने जब डाला तो मैक्सिमम लोग को मैंने आउट करा। तो मैक्सिमम लोग क्योंकि आउट करा तो आपको भी सीखने को मिला होगा। तो यहाँ पे मैंने स्टार मार्क कर रखा है, सबसे ज्यादा लोग इसी पे आउट हुए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैंने अपने मेजरमेंट वाले यूथ पब्लिकेशन सीरीज में कराया हुआ था कि भैया पावर फैक्टर मीटर, इसके ऊपर दो क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो यही आता है जो यहाँ पे पूछा गया है कि भैया क्या एंगल होगा, तो अगर सिंगल फेज होता तो 90 डिग्री होता, थ्री फेज है तो थ्री फेज के अंदर जो दो मूविंग कॉयल होती हैं उसमें 120 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो 120 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आगे अभी बताऊंगा, अभी आएगा आगे, वो भी आया था पेपर में, उसको वहीं डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, पावर फैक्टर मीटर, ठीक है, हैज, हाँ यही रहा, यही है यार, मैंने पढ़ा नहीं। पावर फैक्टर मीटर जो होता है उसके अंदर कंट्रोल स्प्रिंग कितनी होती है, तो आंसर है नो स्प्रिंग। देखो जनरली जो हम लोग मेजरमेंट लेते हैं उसके अंदर कंट्रोल स्प्रिंग का काम होता है कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करना, कंट्रोलिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करना। लेकिन क्या होता है जब हम बात करते हैं पावर फैक्टर मीटर, तो इसके अंदर ऑलरेडी हम लोग दो कॉइल का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो दो कॉइल होती हैं ये आपस में जो नेट टॉर्क क्रिएट कर लेती हैं, और यहीं से हमें पॉइंटर का एक पर्टिकुलर हमें वैल्यू पता चलती है। तो ये दोनों कॉइल जो होती टॉर्क, ये दोनों जो कॉइल्स होती हैं, ठीक है, वो जो टॉर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क क्रिएट करती हैं जिससे हमें पावर फैक्टर की वैल्यू पता चलती है। तो वहां पर किसी भी तरीके की कंट्रोलिंग टॉर्क की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये संभाल लेती हैं दोनों कॉइलें, तो इसलिए किसी भी स्प्रिंग की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो याद रखना पावर फैक्टर मीटर में कोई भी स्प्रिंग नहीं होती है, बाकी सब में स्प्रिंग दी जाती है ताकि कंट्रोलिंग टॉर्क क्रिएट करा जा सके। इसमें ये काम ये दोनों कॉइल, कॉइल 1 एंड कॉइल 2 ही मिलकर कर देती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो दो क्वेश्चन मैंने बताया था, ये दो क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया कि भैया रिफ्लेक्शन कोविशेंट की वैल्यू क्या होगी शॉर्ट सर्किट लाइन में। ये क्वेश्चन था ट्रेवलिंग वेव से, मैंने दिया था, बहुत दिन हो गए यार पढ़ाए हुए, तो मैंने कहा थोड़ा सा देख लूं कितने लोगों को याद है। तो ट्रेवलिंग वेव की जब बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन कोविशेंट जो होता है वो होता है तुम्हारा ZL माइनस ZC डिवाइड बाई ZL प्लस ZC, ठीक है। यानी कि अगर ये ट्रांसमिशन लाइन है तो और यहाँ पर जाके ये दूसरी लाइन में टर्मिनेट हो रही है, तो जो दूसरी लाइन है उसका इम्पिडेंस और पहली वाली लाइन का इम्पिडेंस ZC करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, ये हो गया जिसमें टर्मिनेट हो रही है उसका इम्पिडेंस। तो ये आ गया आपके सामने। अब ये दे रखा है कि जो लाइन है वो किस में टर्मिनेट हो रही है, शॉर्ट सर्किट में, तो यानी कि ये क्या हो रही है, शॉर्ट हो रही है। शॉर्ट का मतलब ZL की वैल्यू 0, तो ZL की वैल्यू 0 कर दो, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, माइनस का ZC डिवाइड बाई ZC, यानी कि -1 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो C1 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रही बात ये, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका माइंडसेट इसके पीछे का होना चाहिए। नेक्स्ट पूछा गया है कि भैया ट्रांसमिशन लाइन का करेक्टरिस्टिक इंपेडेंस दे रखा है 50, यानी कि ZC दे रखा है 50 ओम, और इज टर्मिनेटेड बाई अ लोड इंपेडेंस। ये लाइन किस में टर्मिनेट हो रही है, ZL की वैल्यू दे रखी है 15 माइनस 20J, इसमें टर्मिनेट हो रही है। तो नॉर्मलाइज्ड लोड कितना होगा, तो याद रखो नॉर्मलाइज्ड लोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Z लोड डिवाइड बाई ZC, ठीक है। तो हम इसे नॉर्मलाइज कर लेंगे, तो क्या हो गया 15 माइनस 20J डिवाइड बाई 50। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके देखो कैलकुलेटर से, तो C1 इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, स्टार मार्क कर लेना भाई, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, वहां बत्ती गोल हो जाती है, क्योंकि जनरली बुक्स में हम लोग ये नहीं पढ़ते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर करके जाने जो अनकन्वेंशनल है। एक बात याद रखो, हो सकता है आप कहीं किसी टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट सीरीज आपने कहीं और की ले रखी होगी, वहां पे आपको 30 रुपए में या 60 रुपए में या 100 रुपए में कुछ मिल रहा होगा, बट मैं आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए हमेशा रहूंगा, और मैं हमेशा क्वालिटी पे फोकस करता हूं। आप 20 क्वेश्चन लगाओ, पर ऐसे क्वेश्चन हो जो अनकन्वेंशनल हो, यानी कि वो क्वेश्चन जिसमें विकेट गिरने के मैक्सिमम चांस होंगे, मैं वही सेलेक्ट करके क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और इसकी PDF ऑलरेडी मैंने सुपर प्राइम ग्रुप में भेज दी है। ये PDF संभाल के रखना, जब पेपर देने जाओ तो एक बार इस PDF से गो थ्रू कर लेना कि अगर इसमें से क्वेश्चन आया तो मैक्सिमम क्वेश्चन फंसने के आपके चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है वॉट मीटर से, मैंने 2 क्वेश्चन डाले थे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था इसीलिए मैंने उठाया। वॉट मीटर में पूछा गया है कि यहाँ पर 3 फेज वॉट मीटर है 2 वॉट मीटर मेथड में, पावर फैक्टर कितना है 0.5, सारा खेल था पावर फैक्टर का। तो याद करो ये टेबल मैंने आप लोगों को एक पढ़ाई थी, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज ये मैंने ऑलरेडी कवर कर रखी है, आपने देखा होगा वहां पर। और यूथ पब्लिकेशन सीरीज ये मस्ट है यार, अगर तुम्हें कोई भी JEE या AE एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यूथ पब्लिकेशन सीरीज जो मैं कवर कर रहा हूँ पूरी गेम चेंजिंग है। वो जो लोग कर रहे होंगे उनको उसकी वैल्यू पता होगी, ठीक है। एक बार जाके देखोगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे मैंने, सारे कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स भी दी हैं। तो वहां पर मैंने बताया था आपको सिंपली ध्यान देना है पावर एंगल एंड पावर फैक्टर पे।
तो जब पावर फैक्टर 1 होगा या पावर फैक्टर एंगल जो होगा वो 0 होगा, उस समय दोनों वाट मीटर सेम रीडिंग कर रहे होंगे। जैसे जैसे पावर फैक्टर नीचे होता जाएगा या पावर फैक्टर एंगल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वाट मीटर 1 की वैल्यू तो उतनी ही रहेगी, लेकिन वाट मीटर 2 की वैल्यू डाउन होती चली जाएगी। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव थी, अब यहाँ पे पॉजिटिव है पर लो हो गई, देन थोड़ी देर बाद 0 हो गई, देन नेगेटिव हो गई, देन इक्वल एंड अपोजिट में नेगेटिव हो गई। याद है मैंने कराया था, जाके वहां से देख लेना, टाइम नहीं लगाएंगे इस पे, जल्दी से करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या दे रखा है कि पावर फैक्टर 0.5 है, 0.5 मतलब यहाँ पर आ गए, 0.5 का मतलब वाट मीटर 1 पॉजिटिव, वाट मीटर 2 0। तो वन ऑफ द वाट मीटर क्या रीड कर रहा होगा, 0 रीड कर रहा होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया आपके लिए। तो B1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, जैसे ही पावर फैक्टर पे कोई क्वेश्चन आए ये टेबल आपके रफ पेज पे बन जानी चाहिए। समझ में आ रहा है, बिल्कुल टिप पे रहनी है आपके रफ पेज पे, ये टेबल तुरंत ड्रॉ होनी चाहिए। समझ में आ रही बात है, इससे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत करा और जो मेरा अंदाजा था वैसा ही हुआ। ये क्वेश्चन मैंने अपनी यूथ पब्लिकेशन की सीरीज में कराया था, लेकिन मुझे लगता है तुम लोगों ने सही से समझा नहीं। पावर फैक्टर यहाँ पे कहा गया है, अगर कोई अनबैलेंस 3 फेज 4 वायर सर्किट है तो उसको हम कैसे मीजर करेंगे। तो आपको मैंने बताया था, याद रखो, नंबर ऑफ वाट मीटर जो जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ वाट मीटर रिक्वायर्ड टू मीजर अ पावर इज इक्वल टू द, अगर हम ब्लॉन्डेल्स थ्योरम के हिसाब से जाएं तो टोटल नंबर वायर कितने, टोटल वायर टोटल कंडक्टर -1। समझ में आ रही बात है। अगर 3 फेज 3 वायर सिस्टम होता तो 3 वायर हैं, 3 फेज 3 वायर -1 इक्वल टू 2, तो 2 वाट मीटर मेथड का हम इस्तेमाल करते। लेकिन यहां पर कितने हैं, 3 फेज 4 वायर। समझ में आ रही बात है, कहां गलती हो रही है आप लोगों की। ये क्वेश्चन भी मैंने जानबूझ के डाला था, ये भी मेरी एक तरीके की यॉर्कर थी और मुझे पता था सब लोग जो है वो बाउंसर का इंतजार कर रहे हैं। मैंने यॉर्कर डाला और आपको बोल्ड कर दिया। इस पे भी मतलब ये समझ लो, इसमें तो 95% लोगों ने गलत ऑप्शन टिक करा है। तो यहाँ पर मैं केवल आपको सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, मैंने जो आपका पैटर्न नोट करा है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको मैं ये भी बता रहा हूँ कि गलतियां कहाँ हो रही हैं। समझ में आ रही बात है। तो ये जो वीडियो है ये ना केवल आपको ये बताएगा कि गलती कहाँ हो रही है, मतलब सॉल्यूशन क्या है, बल्कि ये भी बताएगा कि मैक्सिमम लोग गलत कहाँ कर रहे हैं। तो अगर आप माइंडसेट अपना सही रखोगे, ये वीडियो रिवाइज कर लेना 2-3 बार पेपर में जाने से पहले, तो तुम्हें पता चल जाएगा कहाँ गलती होती है, ठीक है। तो ये वीडियो हर बार मैं जब मॉक लूंगा उसके अगले दिन वीडियो पोस्ट करूंगा, और जो मॉक टेस्ट का रिजल्ट है वो भी मैं अगले दिन ही डालूंगा। उसके पीछे रीजन ये कि एक दिन सफिशिएंट लोगों को मिलना चाहिए और पेपर लीक नहीं होना चाहिए कि आंसर्स क्या थे या जो भी, ठीक है। अब बात अलग है, तुम आंसर लीक करके अपना नाम के लिए ये सब कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें अगर चीटिंग करनी है। लेकिन मेरी तरफ से ये रहेगा कि एक दिन आपको पूरा टाइम मिला जाए। तो इसीलिए मैं अगले दिन रिजल्ट रिलीज करूंगा और अगले दिन ही आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा सॉल्यूशन याद रखना मॉक टेस्ट का जरूर आप देखें, क्योंकि इसके अंदर मैं स्टार वाले क्वेश्चन कवर करूंगा जहां पे तुम बोल्ड हुए हो, जो भी तुम या तुम्हारे जैसे और लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 4 वायर थे तो 4 वायर का मतलब n इक्वल टू 4, तो 4 - 1 यानी कि 3 वाट मीटर मेथड। तो B1 इज द करेक्ट ऑप्शन। लोगों ने 2 वाट मीटर लगा रखा था, तो ये गलती नहीं करनी है आपको। नेक्स्ट देखो, अगेन ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत करा और उसके पीछे मैं रीजन बताऊंगा अभी ना। यहाँ पर क्या पूछा गया है, कंसीडर फॉलोइंग की 2 वाट मीटर में वन ऑफ द वाट मीटर, 1 वाट मीटर जो है वो नेगेटिव रीड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हम कौन सी कंडीशन में हम इस जोन में मौजूद हैं। 1 वाट मीटर नेगेटिव कर रहा है तो उसकी 2 चांसेस हो सकते हैं, या तो जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो 60 से 90 के बीच में हो सकती है या प्योरली 90 हो सकती है, ठीक है। तो पावर फ्लो जो है इस ठीक है, ये समझ में आ गई बात, ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना, पावर फैक्टर क्या होगा, लेस देन 0.5। तो पावर फैक्टर लेस देन 0.5, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 0.5 के ऊपर यहाँ पर है, 0.5 के नीचे यहाँ पर है। पावर फ्लो इज रिवर्स डायरेक्शन, ऐसा तो कुछ नहीं है। समझ में आ रही बात है, पावर जो फ्लो हो रही है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो रही है। वाट मीटर नेगेटिव, देखो एक बात समझो आप, वाट मीटर नेगेटिव रीड कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि पावर रिवर्स फ्लो हो रही है। क्लियर हो रहा है, यहाँ पर पावर रिवर्स फ्लो होने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो वाट मीटर अगर नेगेटिव रीड कर रहा है तो आप एक बात समझ लें, इसका ये मतलब नहीं है कि पावर रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होगी। तीसरा को देखो, तीसरा पॉइंट, लोड पावर फैक्टर एंगल इज ग्रेटर देन 60। तो 60 से बड़ा है लोड पावर एंगल, बिल्कुल सही बात है। तो थर्ड वाला भी सही हो गया। लोड इज अनबैलेंस्ड, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि 2 वाट मीटर मेथड तो बैलेंस्ड में भी काम करेगा और अनबैलेंस्ड में भी काम करेगा। तो भैया ऐसे तो कोई जानकारी नहीं दी हुई है कि अनबैलेंस था, तो दोनों में काम करेगा। तो 4 वाला नहीं हो सकता और 2 वाला भी नहीं हो सकता। तो कौन से 2 बचे, फर्स्ट एंड थर्ड। ज्यादातर लोगों ने इस पे टिक करा था। समझ में आ रही बात है, तो क्यों नहीं होगा,
आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो वॉट मीटर अगर नेगेटिव दिखा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि पावर नेगेटिव फ्लो हो रही है, इट सिंपली मीन्स कि जो वॉट मीटर 1 मीजर कर रहा है पावर, वो ज्यादा मीजर कर रहा है जितनी एक्चुअल है। तो मान के चलते हैं वॉट मीटर 1 मीजर कर रहा है आपकी 200 वॉट, तो वॉट मीटर 2 मीजर कर रहा है -10, तो जो एक्चुअल पावर होगी वो कितनी होगी 190 वॉट। इसका ये मतलब हुआ, सिंपल सा करके देखना एक्सपेरिमेंट लैब में अपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी बहुत सारे लोगों ने गलत करा था, ये गलत होना लाजमी भी था। ये मैंने रिन्यूएबल एनर्जी से उठाया था, क्वेश्चन काफी पूछा गया था, बहुत बार ये एग्जाम में आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ सोलर सेल डाटा शीट। तो देखो अब इसमें जरा समझते हैं। देखो आपको समझ में आना चाहिए, जब भी हम सोलर पैनल लेने जाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी। एक तो करंट एट मैक्सिमम पॉइंट होगा, वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर पॉइंट होगा, और शॉर्ट सर्किट करंट होगा, क्योंकि यही 3 चीजें हो सकती हैं ना। B1 को जरा ध्यान से देखो, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, इसकी वैल्यू क्यों दी होगी यार। शॉर्ट सर्किट वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है, 0 वोल्ट होती है यार। पता होगा आपको कि जब भी हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया, तो शॉर्ट सर्किट का मतलब वोल्टेज की वैल्यू 0। तो भाई इसको क्यों देंगे हम लोग स्प्रेडशीट में, तो इसीलिए डेटा शीट जो होती है उसमें ये वैल्यू नहीं दी होती। तो यानी कि B1 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रही बात ही, क्लियर हो गया। इसको बहुत लोगों ने स्किप कर दिया था। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन मैंने रिन्यूएबल एनर्जी से दिया था, बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। बैटरी की जरूरत कहाँ नहीं पड़ती। तो बेसिकली जब भी हम सोलर पैनल लगाते हैं तो 2 तरीके के सोलर पैनल हम लोग इंस्टॉल करते हैं। आपने देखा होगा आजकल तो घरों में लग रहे हैं। तो घर में या तो हम लोग अपने घर के पर्पस के लिए यूज करेंगे, या फिर हम लोग ग्रिड के लिए यूज करेंगे। तो जो घर के पर्पस के लिए यूज करोगे या खुद इस्तेमाल करने के लिए, उसे कहेंगे स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन, उसके अंदर पावर जो होती है सोलर की वो केवल घर में जा रही है। अब घर में जा रही है तो वाया इन्वर्टर प्लस बैटरी होते हुए जाएगी। और ग्रिड वाला क्या होता है, ग्रिड कनेक्टेड जो होते हैं, इसके अंदर जो भी सोलर पावर जनरेट करते हैं वो केवल ग्रिड को भेजी जाती है। इससे क्या होता है, इसके अंदर नेट मीटर का इस्तेमाल करके आपका बिल कम करा जाता है घर का। क्योंकि क्या है, मान के चलते हैं आपने सोलर बनाई, तो मान के चलते हैं आपने 200 यूनिट सोलर जो थी वो बेच दी ग्रिड को। ठीक है, और आपने ग्रिड से सोलर से नहीं, ग्रिड से आपने 1000 यूनिट महीने में कंज्यूम करी। तो आपका जो बिल आएगा वो कट कटा के कितना आ जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे 800 यूनिट आएगा। ये मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, अंदर और भी चीज़ें होंगी इसमें, पैसे वैसे जो भी हों, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। तो ये नेट मीटर के इस्तेमाल से हम ये कट कटा के ये सब काम करते हैं। समझ में आ रही बात ये। तो ये काम जो होता है ये होता है आपका ग्रिड कनेक्टेड में। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा गया बैटरी किस में जरूरत पड़ेगी, तो बैटरी की जरूरत पड़ेगी स्टैंड अलोन। B1 इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए समझ में आ गया होगा। इसको भी मैक्सिमम लोगों ने या तो स्किप कर दिया था, ये गलत आंसर इस पर टिक करा था। ना नेक्स्ट पूछा गया है कि भैया इन सोलर पावर पीवी प्लांट के अंदर सोलर एरे जो है वो एनर्जी बना रहा है 136.8 एम्पियर आर, और तुमसे पूछा गया है कि डेली पीक सन आर, अगर डेली पीक जो सूरज के जो घंटे हैं वो कितने 5 घंटे हैं, तो व्हाट विल बी द पीवी एरे आउटपुट ऑफ द करंट। तो पीवी एरे का आउटपुट करंट कितना होगा, तो करंट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर एम्पियर और आर दे रखा है। अगर मैं इस पूरे को 5 आर से डिवाइड कर दूं तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा आउटपुट करंट। तो सिंपली करके देख लो। तो यहाँ पर अगर हम इसको 136.8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 27.3 एम्पियर। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। एम्पियर आर है ना, डिवाइड कर दो उसको आर से, तो तुरंत ही तुम्हें पता चल जाएगा कि करंट आउटपुट कितना है। यूनिट कैंसिल, आर आ जाएगा, एम्पियर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक बढ़िया क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन है ये, जो आया था पेपर में, और बहुत सारे लोगों ने इसको या तो गलत करा है या छोड़ दिया है। एक तो क्वेश्चन देख के तुरंत ही डर जाओगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सैग निकालना था इसके अंदर। ठीक है, तो मैक्सिमम सैग, अब देखो सैग का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था ऑलरेडी, हम लोग इसके ऊपर मैंने करवाया आपके ऊपर। तो सैग था WL² डिवाइड बाई 8T। क्लियर हो रहा है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये सिंपल सी चीज थी। अब W क्या होता है, वेट होता है, वेट पर मीटर। ठीक है, पर मीटर में वेट होता है। तो कितना दे रखा है, 612 डिवाइड बाई 1000 मीटर। तो वेट यहाँ पर कितना हो गया, 0.612 हो गया, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इनटू ये क्या है, ये है आपका स्पैन, दोनों के पोल के बीच में एक पोल है। तो इस कंडक्टर का वेट कितना आया पर मीटर, तो हमने कहा 0.612 आया। स्पैन की लेंथ कितनी है, 250 मीटर है। तो 250 मीटर का होल स्क्वायर कर लो, डिवाइड बाई 8 इंटू टेंशन कितनी है, 1430 सॉल्व कर लो। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, सिंपल कैलकुलेशन थी, सॉल्व करोगे तो आंसर निकल के आएगा 3.34। तो A1 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रही बात ये भी ध्यान रखना, बहुत बार पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए, फ्री के नंबर हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। इसमें एक ही जगह दिमाग लगेगा, यहाँ पर हमेशा आपको वजन जो होगा वो कभी केजी पर किलोमीटर दे रखा होगा, तो उसे मीटर में कन्वर्ट करोगे, बात वही आ जाएगी। दे रखा है 600 kg पर किलोमीटर, तो कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 0.6
केजी पर मीटर हो गया, तो आपको केजी पर मीटर में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, समझ में आ रही है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया यहाँ पर, आई होप समझ में आ गई होगी, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो यहीं तक रखते हैं। तो आपको जो मैंने यहाँ सॉल्यूशन दिए हैं आप देख लो आपके कहाँ दिक्कत आई थी, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। ये सारे टॉपिक मैंने या तो यूथ पब्लिकेशन में लगवाए हुए हैं, कुछ टॉपिक मैंने नए कवर करे हैं इसमें, और बाकियों के लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप जाके चेक करें। इसका तरीका क्या है, अब ये जो मैंने आपको इसकी पीडीएफ नोट्स दिए हैं, जो हमने प्राइम ग्रुप पे, मैंने सुपर प्राइम ग्रुप पे, प्राइम पे नहीं सुपर प्राइम ग्रुप पे मैंने इसके पीडीएफ नोट्स दिए हैं, वहाँ पे जाके आप चेक कर लो। और ये जो स्टार वाले जो मैंने क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं, ये आप जाके इनको रिवाइज करना, और जब भी पेपर देने जाओ यूपीपीसीएल, एसएससी, जेई, सीबीटी 2 जो आ रहा है, तो ये एक बार देख जाना, स्टार वाले तो कम से कम देख ही जाना, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में दोबारा मिलेंगे, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि अगली बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग मॉक टेस्ट दें, क्योंकि वहीं से आपको पता चलेगा कि कहाँ दिक्कत आ रही है। थैंक यू।